नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 19 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, बट चलिए ठीक है, काम भर की चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एक आर्टिकल तो यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है कि भैया आप हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन। देखिए, इसके रिस्पेक्ट में बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। ग्लासगो में जो समिट हुआ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का, यहाँ पे बातचीत हो रही है। इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सब लोग अपने नए नए दे रहे हैं। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट सही से इंप्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ, या उसको सही से इंप्लीमेंट करवाना। तो मतलब एंड में ऑथर यही पे यहाँ पे बोल रहा है कि अब हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है, अब बहुत डिले हो गया है। ये सब बातें तो देखिए हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो अलग से आई विल नॉट डिस्कस इट हेयर। क्लाइमेट चेंज ग्लासगो समिट के ऊपर ऑलरेडी बहुत सी बात हो चुकी है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लगा वो है मिसिंग एन इंक्लूजनरी विजन फॉर द अर्बन पुअर। वैसे तो ये आर्टिकल स्पेसिफिकली तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में, रिसेंटली में हुआ ये है कि तमिलनाडु में एक ड्राफ्ट रीसेटलमेंट पॉलिसी लाई गई है। कहते किस चीज की पॉलिसी सर? तो होता ही है ना कि आपने देखा होगा मुंबई में बहुत जगह स्लम्स हैं, दिल्ली में बहुत जगह स्लम्स हैं, छोटी छोटी जगहों पे लोग बिल्कुल आप कह लो कि अनहाइजीनिक तरीके से रहते हैं। जैसे इस फोटो में भी आपको यहाँ पे एक स्लम नजर आ रहा है। तो इन स्लम से निकाल के लोगों को शहर के बाहर इस्टेब्लिश किया जाता है, सेटल किया जाता है। अब इसके लिए जो तमिलनाडु की सरकार द्वारा रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी लाई गई है, ये पॉलिसी एक्चुअली में लोगों को समझ नहीं आ रही है। ये ड्राफ्ट पॉलिसी है, अभी ये पब्लिक कमेंट के लिए ओपन हुई है अक्टूबर 2021 में। फाइनल पॉलिसी ये नहीं है, बट इस पर्टिकुलर पॉलिसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जिस प्रकार से भी स्लमों में रहने वाले लोगों को उनकी जगह से हटा के दूसरी जगह पर रीसेटल किया जाता है, इस पूरे के पूरे तरीके को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है। कैसे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको देखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीइंग टू डिसएग्री। बेसिकली यूएस चाइना के बीच में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में एक व्यू पॉइंट है। वैसे मैंने आपको व्यू पॉइंट बता रखे हैं पहले, एक दो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे देख लेंगे। दूसरा, आ सिम्युलेटिंग अलायंस। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अभी जो मैंने कल या परसों के करंट अफेयर्स में न्यूज बताई थी कि केंद्र की सरकार ने लगातार 2 महीने का जो ये जो स्टेट्स का शेयर होता है ना, शेयरेबल पूल्स का, डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस का, कस्टम, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज तो खत्म हो गया, जीएसटी, ये जो पैसा आता है केंद्र की सरकार के पास, इसका 42% जाता है स्टेट्स के पास, और वो महीने के बेसिस पे जाता है। तो 2 महीने का पैसा यहाँ पे स्टेट्स को दे दिया गया। तो इससे क्या फायदा होगा, कैसे इकोनॉमी को रिवाइव करने में अकेले केंद्र की सरकार कुछ नहीं कर सकती, राज्य की सरकारों का एफर्ट लगेगा, मदद लगेगी, इन सब चीज़ों के बारे में आर्टिकल है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। ओके, फिर एक आर्टिकल यहाँ पे तेलंगाना से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि राइस की फसल को लेके, राइस प्रोक्योरमेंट को लेके टू बी प्रिसाइज, जो केंद्र की सरकार है बीजेपी की, और ओवरऑल ये जो तेलंगाना राष्ट्र कमेटी है, ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में। ओके, अभी क्या हुआ है कि तेलंगाना में ये जो हुजूराबाद सीट है, हुजूराबाद, यहाँ पे बाई इलेक्शन हुए, और इस बाई इलेक्शन में तेलंगाना राष्ट्र कमेटी के कैंडिडेट को बीजेपी ने हरा दिया। तो बीजेपी को लगता है कि आगे आने वाले समय में वो तेलंगाना में पावर में आ सकते हैं। लेकिन तेलंगाना में जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी के अगेंस्ट ओपनली लड़ाई हो रही है। और अभी के लिए जो लड़ाई है ये पैडी प्रोक्योरमेंट को लेके सामने आई है। तो अब ये पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए कैसे कुत्ते बिल्ली की तरह दो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रही हैं, इस बारे में चीजें लिखी हुई हैं। तो अब अलग से मैं क्या ही डिस्कस करूं आपके साथ। प्लस क्रिकेट को पैट्रियोटिज्म से जोड़ना, अब ये आर्टिकल्स मुझे उतने रेलिवेंट नहीं लग रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग देम। ठीक है भाई, तो सीधे सीधे आ जाते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे, मिसिंग एन इंक्लूजनरी विजन फॉर द अर्बन पुअर। यहाँ पे तमिलनाडु की ड्राफ्ट रीसेटलमेंट पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एक्चुअली में बात की जाए तो पिछले 2 सेंचुरीज में, पिछले 200 सालों में बहुत सारे स्लम ड्वेलर्स को चेन्नई से उठा के बाहर की जगहों में सेटल किया गया है, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, चाहे वो अभी का समय हो। पिछले 2 डेकेड्स की बात की जाए तो पिछले 20 सालों में आप देखो तो चेन्नई के अंदर 55,000 फैमिलीज को उठा के सिटी से बाहर रीस्टैब्लिश किया गया। आपको पता है कि चेन्नई, मुंबई, दिल्ली ऐसे शहर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। इनका जो मेन सिटी सेंटर है, वहां पे जो घेटोस और स्लम्स बना के लोग रहने लगते हैं अपनी गरीब होने की वजह से, उन लोगों को उन जगह से हटाना और कहीं दूसरी जगह पे स्टैब्लिश करना। अब अच्छी बात है, दूसरी जगह पे सरकार घर बनवा के दे रही है, लेकिन आप जिस जगह पे सेटल कर रहे हो, क्या वो रहने लायक है? क्या वो जहां आप काम करते हो वहां से आना जाना पॉसिबल है? क्या वो पे खाने पीने की, ट्रांसपोर्ट वगैरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं? इन सब चीजों को यहाँ पे देखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब तक तो क्या था कि तमिलनाडु में कोई प्रॉपर सेटलमेंट की पॉलिसी नहीं थी। जो भी सेटलमेंट होता था वो इनवॉलेंट्री होता था। इनवॉलेंट्री, एक चीज होती है वॉलेंट्री, कि आपने वॉलेंटरली कुछ कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको आज मूवी देखने जाना है सिनेमा हॉल में, तो आप वॉलेंटरली अपने आप से उठे आप गए। एक क्या है कि जबरदस्ती आपके भाई बहन आपको खींच के ले गए कि नहीं चलो पिक्चर देखनी है मेरे साथ, तो आप इनवॉलेंटरली गए, आपका मन नहीं है बट आप चले गए। तो यहाँ पे इनवॉलेंटरली हो रहा है, ठीक है ना। जबरदस्ती जहां पे ये लोग अपना स्लम बना के रह रहे हैं, वहां से जबरदस्ती इनको उठाया जा रहा है और किसी दूसरी जगह पे सेटल किया जा रहा है। अब इस सब चीजों को लीगल तरीके से करने के लिए अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु की सरकार ने पहली ड्राफ्ट रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी रिलीज की है। और ये पॉलिसी अभी के लिए पब्लिक कमेंट्स के लिए है, मतलब पॉलिसी निकाल दी है तमिलनाडु की सरकार ने, इसको नियम कानून बनाने से पहले लोगों के कमेंट्स मंगवाए हैं। अब ओवरऑल इस पॉलिसी पे ही यहाँ पे चर्चा हो रही। इस पॉलिसी को प्रीमेच्योर बताया जा रहा है। इस पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव हाउसिंग और हैबिटेट पॉलिसी की बात नहीं की जा रही है। कैसे लोगों को उनकी जगहों से निकाल के दूसरी जगहों पे अफोर्डेबल हाउसिंग दी जाएगी, सम क्लियरेंस किया जाएगा, इन सब चीजों के बारे में चीजें लिखी हैं, बट प्रॉपर तरीके से नहीं लिखी हैं। बात यह है कि डेफिनेटली ये ड्राफ्ट पॉलिसी बोल रही है कि जो स्लम डवेलर्स है, जिनको स्लम से निकाल के दूसरी जगह पे सेटल किया जा रहा है, उनको फेयरली ट्रीट किया जाएगा, उनको ह्यूमनली ट्रीट किया जाएगा। बट ह्यूमनली ट्रीट करने में आपको बहुत सारे फैसेट्स देखने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो मुंबई की जो धारावी स्लम है, उस धारावी स्लम में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब जो लोग वहां पे रहते हैं धारावी स्लम में, उन्होंने धारावी स्लम के आसपास के शहरी इलाके में काम पकड़ रखा है। अब एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि इन सारे धारावी स्लम के लोगों को हटा के नवी मुंबई के भी बाहर और नवी मुंबई पुणे के बीच में किसी जगह पे सेटल कर दिया जाए, जहां पे बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। तो क्या वो लोग रोज जहां पे पहले काम करते थे वहां पे ट्रेवल करके जाके काम कर सकेंगे? क्या जिस जगह पे उनको रीसेटल किया जा रहा है वहां पे खाने पीने की, आपका मार्केट की, ट्रांसपोर्ट की सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं? तो जब भी आप रीसेटलमेंट करते हो कुछ लोगों का, आपको इस प्रकार से रीसेटलमेंट करना है ताकि ये वुल्नरेबल कम्युनिटीज अपने आप को इंटीग्रेट कर सके, अपना इंक्लूजन कर सके मेन स्ट्रीम जनता में। बट वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। ओवरऑल तमिलनाडु में जो इवेक्शन हो रहा है और जो रीसेटलमेंट हो रहा है, वो बेसिकली शहरों को खाली करने के लिए हो रहा है, ताकि वहां पे नए मॉल बनाए जा सके, या फिर वहां पे सड़कों को चौड़ा किया जा सके, मेट्रो बनाया जा सके, कुछ और बस स्टैंड्स बनाए जा सके। तो इन सब चीजों की वजह से ये जो पुरुम्बोक लैंड्स हैं, पुरुम्बोक लैंड्स मतलब वो सरकारी लैंड जो कि अवैध तरीके से स्लम वालों ने कब्जा कर रखे हैं, तो वहां से उनको खाली करवा दिया और फिर उस लैंड को किसी और सरकारी काम के लिए या पब्लिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि सरकारें यहाँ पे गलत हैं, ऐसा नहीं है कि सरकारें यहाँ पे इन लोगों को इन जगहों से निकाल के कुछ और गलत काम कर देंगी। कुछ इंपॉर्टेंट ही चीज बनेगी, वहां पे सड़क बनेगी, कोई पब्लिक पार्क बनेगा, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनेगा जो कि पब्लिक के ही काम में आएगा। लेकिन ऑलरेडी जो स्लम की पब्लिक वहां रह रही है, उसको अगर आप वहां से हटा रहे हो तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और इसको प्रॉपर तरीके से ये तमिलनाडु वाली रीसेटलमेंट पॉलिसी में ध्यान रखा नहीं गया है। और ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की चीजें केवल तमिलनाडु चेन्नई में हो रही है, पहले भी हुई है। जैसे नई दिल्ली में बवाना है, अहमदाबाद में वातवा है, मुंबई में माहौल है। तो इन जगहों पे ओवरऑल दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के स्लम के लोगों को रीशेड्यूल किया गया है, ठीक है, मतलब रीसेटल किया गया है। बहुत सारे जर्नलिस्ट ने और फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज ने जब इन लोगों के रहने के तरीके पे ध्यान दिया, तब पता चला कि बहुत बुरी तरीके से ये लोग रह रहे हैं। पहले ये लोग जो स्लम में शहर के बीच में रह रहे थे, उनको उठा के शहर से बिल्कुल ही बाहर फेंक दिया। बिल्कुल बाहर आपने फेंक दिया, वहां घर बनवा के दे दिए छोटे छोटे LIG के, लेकिन ओवरऑल उनमें जो क्वालिटी है रहने की वो बहुत खराब है। उनकी लाइवलीहुड बिल्कुल टूट चुकी है। वहां पे उनके पास कोई जाने की जगह नहीं है, कहीं नौकरी नहीं उनको जल्दी मिल सकती। जैसे फॉर एग्जांपल चेन्नई सिटी से, बीच से, स्लम से उठा के आपको चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर कहीं रीसेटल कर दिया। अब चेन्नई से 50 किलोमीटर दूर रीसेटल कर दिया तो पहुंचोगे कैसे अपने काम की जगह पे? पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जिन जगहों पे रीसेटल किया गया है वहां पे सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, यूथ का क्रिमिनलाइजेशन, वुमेन और गर्ल्स की सेफ्टी इश्यूज, इस प्रकार की चीजें यहाँ पे आने लगती हैं। तो इन स्लम्स में, इन अनसैनिटरी जगहों पे रह के भी ये लोग जो डेली बेसिस पे अपना लाइवलीहुड ढूंढ रहे थे, जब इनको स्लम्स से उठा के शहरों के बिल्कुल बाहर फेंका गया, वहां पे इनके पास लाइवलीहुड नहीं बचा। तो ये और वल्नरेबल हो गए और इनके बीच में क्राइम बढ़ गया। और ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, लेकिन टू बी प्रिसाइज चेन्नई में बता रहे हैं ऐसा हो रहा है।
और ये जो तमिलनाडु की जो ड्राफ्ट रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी आई है, इसमें इन सारे इश्यूज को सॉर्ट आउट नहीं किया गया है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि चेन्नई में कभी अच्छे तरीके से स्लम क्लियरेंस के मॉडल इंप्लीमेंट नहीं किए गए। हमने हिस्ट्री में ये भी देखा है कि चेन्नई में बहुत सारे इनोवेटिव और इंक्लूसिव मॉडल्स ऑफ स्लम क्लियरेंस इंप्लीमेंट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल तमिलनाडु की सरकार ने पहले बहुत बड़े स्केल पे छोटे छोटे लो इनकम हाउसिंग के फ्लैट्स बनवाए थे, ठीक है, शहर से थोड़ा दूर बनवाए, और वो शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थे, जैसे 50 किलोमीटर दूर नहीं, 15, 20, 25 किलोमीटर दूर बनवाए। तो ये जो शहर थे वो धीरे धीरे बड़े हुए, ठीक है ना। उसके बाद वो अपने आप एक्सपेंड करने लगे, ऐसा नहीं है कि फिर सरकारी मदद की जरूरत हुई। शुरुआत में 1980s में सरकारी मदद लगी, लगभग 57,000 प्लॉट्स इन चेन्नई पे कॉस्ट इफेक्टिव छोटे छोटे सस्ते फ्लैट बनवाए गए, और बाद में खुद लोग अपनी इकोनॉमिक मोबिलिटी और प्रोग्रेस के चलते उस इलाके को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर दिया, और आज की डेट में वो अर्बन नेबरहुड्स में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हमारे देश में ही ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पे स्लम डॉलर का रीसेटलमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ है, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं मिलते। अब खैर प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2014 में चेन्नई में एक गुडापक्कम रीसेटलमेंट कॉलोनी बनाई गई। अब ये चेन्नई सिटी से 50 किलोमीटर दूर है। अब 50 किलोमीटर दूर मायने रखता है, ठीक है ना। 50 किलोमीटर दूर आप कैसे नौकरी करने जाओगे? दिल्ली की जो पॉलिसी है रीसेटलमेंट की, वो ये कहती है कि अगर किसी स्लम डवेलर को रीसेटल किया जा रहा है तो उसको 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर हम घर देंगे, और यहाँ पे तो चेन्नई में जो कॉलोनी सेट की गई वो सिटी से 50 किलोमीटर दूर है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। आप इन लोगों से केवल उनकी जगह नहीं छीन रहे हो, हालांकि मैं बोलता हूं कि ये उनकी जगह नहीं थी जहां वो पहले रह रहे थे, लेकिन वो अपने लाइवलीहुड के चलते मजबूरी में रह रहे हैं। तो दूसरी जगह अगर उनको आप शिफ्ट कर रहे हो तो वो अपने पुरानी जगह काम पे पहुंच ही नहीं पाए, तो मतलब क्या है, समझ गए। तो पेरिफेरल लोकेशन पे अगर आप इनको रीसेटल कर रहे हो तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड्स को, वाटर सप्लाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को देखना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल ही गेटोज में, बिल्कुल ही आइसोलेटेड जगह पे जहां ना ही कोई पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही ट्रांसपोर्ट है, ना ही वाटर सप्लाई है, वहां पे अगर आप रीसेटल कर दोगे तो आप इन अर्बन मासेस को रूरलाइज कर रहे हो, मतलब जबरदस्ती उनको एक रूरल सेटअप में ढकेल रहे हो। वो रूरल सेटअप से भी इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इनको ये है कि जिन शहरों में लाइवलीहुड के लिए आए थे वो उन शहरों से दूर हो जाएंगे, और चूंकि वो उन शहरों से दूर हो रहे हैं तो वो डेली की बेसिस पे कमाएंगे कैसे, ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यही तमिलनाडु की इस रीसेटलमेंट पॉलिसी से सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जो रीसेटलमेंट पॉलिसी है ना, वो यहाँ पे स्लम डवेलर्स को इनक्रोचर की तरह देख रही है और इनको वहां से हटाना चाहती है, चाहे वो ट्रैफिक को स्मूदन करने के लिए हो, चाहे किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको रीसेटल कहां करोगे, इसके बारे में कोई प्रॉपर नॉर्म्स नहीं है, और इसके चलते ओवरऑल यहाँ पे इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। यहाँ पे तारीफ भी की गई है किसकी, ओडिशा के अवार्ड विनिंग स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट की। ओडिशा का ये जो अवार्ड विनिंग स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट है, ये ओडिशा की अर्बन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, स्लम डवेलर्स को सस्टेनेबल तरीके से एक अफोर्डेबल घर रहने के लिए दे रहा है, जिससे वो अपने काम वगैरह पे जा आ सके। इस प्रकार की चीज तमिलनाडु में भी करनी चाहिए, ऐसा ऑथर बोल रहा है। बट ओडिशा और तमिलनाडु में फर्क है, खासकर ओडिशा के कैपिटल और तमिलनाडु के कैपिटल में फर्क है। तमिलनाडु बहुत ज्यादा अर्बनाइज्ड है। तमिलनाडु में जो पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड आबादी है, खासकर चेन्नई जैसे शहरों में, वो बहुत ज्यादा है। तो ओवरऑल वहां पे अब जगह बची नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत दूर पेरिफेरी पे लोगों को रिसेटल कर रहे हैं। लेकिन दूर पेरिफेरी में लोगों को रिसेटल करने से उनकी लाइवलीहुड, एजुकेशनल, हर तरीके की अपॉर्चुनिटी अफेक्ट होती है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी। जिन लोगों को भी पेरिफेरी पे रिसेटल किया जा रहा है, उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके घर की औरतें नौकरियां नहीं कर पा रही हैं, ठीक है ना, उनको खुद को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उसके चलते उनकी जो डेली मर्रा की जिंदगी है और बर्बाद हो चुकी है। ये बात बताई यहाँ पे करण सहलो साहब ने, ठीक है। तो ये था एक आर्टिकल जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ स्टिमुलेटिंग अलायंस, सस्टेन्ड एंगेजमेंट विद स्टेट्स एंड ईजिंग देयर फिजिकल वरीज विल रेव अप द इकोनॉमी। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस महीने सरकार ने 95,000 करोड़ रुपया स्टेट्स को रिलीज कर दिया। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस किया। इसके चलते स्टेट्स थोड़े खुश हो गए। इन्होंने चीफ मिनिस्टर से, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर से मीटिंग की। इस फैक्ट, ये जो अभी की केंद्र सरकार है वो
राज्य की सरकारों की तरफ थोड़ी वेलकमिंग नजर आ रही है। जीएसटी कंपनसेशन सेस की एडवांस में डिमांड की थी राज्य की सरकारों ने केंद्र की सरकार से, वो भी दिया गया। यहाँ पे 2 महीने का ओवरऑल जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस है इसको दे दिया गया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सर इसका फायदा क्या है? जो पैसा नवंबर और दिसंबर दोनों में मिला के देना था वो अकेले नवंबर में दे दिया गया, तो अब दिसंबर में नहीं दिया जाएगा। तो पहले देखे क्या यहाँ बड़ा तीर मार दिया केंद्र की सरकार ने, तो उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात, इससे एक बात ये पता चलती है कि केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के प्रति वेलकमिंग है। ठीक है, राज्य की सरकारों के कंसर्न्स को सुन रही है। दूसरा, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक चीज होती है कैपेक्स, CAPEX, जिसको आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक चीज होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक चीज होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप राज्य की सरकार में PCS अधिकारी हो तो आपकी तनख्वाह आती होगी, वो जो तनख्वाह है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती है। तो वो खर्चे जो राज्य की सरकार के एसेट्स ना बनाए, वो राज्य की सरकारों के डेली मर्रा में खर्च करने के लिए जरूरी है, उनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। एक चीज होती है कैपेक्स एक्सपेंडिचर, राज्य की सरकार ने कोई नई इंडस्ट्री बनवाई, कोई नया स्कूल बनवाया, कोई नया हॉस्पिटल बनवाया, कोई नया हाईवे बनवाया, इसको आप बोलते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब इस प्रकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो उस राज्य की डेवलपमेंट होती है, उस राज्य में एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ओवरऑल इसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा अगर ये पैसा एडवांस में दे दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर वाइज काउंट होता है, और आपको पता है इंडिया में फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, मतलब हर साल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स अगर स्टेट्स के जल्दी पूरे हो जाएंगे तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि केंद्र की सरकार द्वारा अनाउंस्ड पॉलिसीज के हिसाब से अगर अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स को स्टेट्स जल्दी पूरा कर लेता है तो वो एक्स्ट्रा 0.5% ऑफ द GSDP की बोरोइंग कर सकता है। GSDP मतलब ग्रेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो उस राज्य की डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP है, उसका 0.5% की एक्स्ट्रा बोरोइंग कर सकता है एक राज्य, अगर वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट्स को जल्दी पूरा कर लेता है। और जल्दी पैसा मिल जाने की वजह से स्टेट्स ऐसा कर पाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे केंद्र की सरकार ने इस बात की भी एश्योरेंस दी राज्य की सरकारों को कि जो हमने 5 और 10 रुपए कम किया है तेल का दाम, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, इसका इफेक्ट हम आपके ऊपर नहीं आने देंगे। मतलब ये 5 रुपया और 10 रुपया जो केंद्र की सरकार के सेस के थ्रू पैसा आ रहा था उसमें से कटेगा। तो मतलब राज्य की सरकारों के पास जो डिविजिबल पूल पहुंचता था पैसा, उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब ये कह सकते हो कि जो सीएम के साथ यहाँ पे मीटिंग हुई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की, यहाँ पे ओवरऑल केंद्र की सरकार की तरफ से ब्राइट सिग्नल्स जा रहे हैं टुवर्ड्स राज्य की सरकार कि भाई हम आपके साथ इंगेज करके चलने के लिए तैयार हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए हमारी केंद्र की सरकार कितनी भी पॉलिसी बना ले तब तक कुछ नहीं हो सकता जबकि राज्य की सरकारें प्रोएक्टिव लेवल पे केंद्र की सरकार के साथ इंगेज करके लोगों के लिए काम नहीं करती। एक बात। दूसरी बात कि आज की डेट में केंद्र की सरकार चाहती है कि बाहर से विदेश से इन्वेस्टर्स आएं और देश में आके इन्वेस्ट करें। जब तक राज्य की सरकारें इन इन्वेस्टर्स को ग्रीन चिट नहीं देंगी तब तक ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएगा। अगर ग्रीन क्लियरेंसेस, ग्रीन इन्वेस्टर्स और ग्रीन लेवल पे हमको, ग्रीन मतलब जो कि ज्यादा फॉसिल फ्यूल एमिशंस ना करते हो, अगर ऐसे बिजनेसेस को सेटअप करने हैं तो प्रोएक्टिव हमें चाहिए सपोर्ट राज्य की सरकारों का। और इसीलिए यहाँ पे केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एक बड़े स्केल पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे इकोनॉमी में, तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइवेट सेक्टर पैसा खत्म करने वाला है। केंद्र की सरकार का अक्सर करे टारगेट रहता है कि बाहर से इन्वेस्टर्स आए और इंडियन इकोनॉमी में पैसा खत्म करें। वो तब करेंगे जब उनको ये नजर आएगा कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार खुद बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। ठीक है, हमारी केंद्र की सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए जो सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम शुरू हुआ था, अब तक केवल 10 स्टेट्स ने ज्वाइन किया उसे। ऐसा कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने बोला है। हो सकता है कि आगे आने वाले 1 महीने में 4 और ज्वाइन कर लें। तो इकोनॉमिक डायलॉग करके राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के बीच के एंगेजमेंट को बढ़ा के अगर हम सिंगल विंडो क्लियरेंस वाली स्कीम को लागू कर सके, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। कलेक्टिव लैंड होल्डिंग, यहाँ पे केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को अक्सर कर ये बोलती रहती है कि आप लैंड बैंक को स्टैब्लिश करो। लैंड बैंक क्या है? मतलब वो जमीनें जो कि इन्वेस्टर्स को अलॉट की जा सकती हैं जरूरत के हिसाब से।
तो इस प्रकार के बहुत सारे पैरेलल आइडियाज हैं जो तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट प्रोएक्टिव लेवल पे इंगेज कर रही हैं एक दूसरे के साथ, जो कि यहाँ पे होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। प्लस यहाँ पे और मिनिस्ट्रीज को इन्वॉल्व करने की जरूरत है। फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जो इंडस्ट्री मिनिस्टर है इनको भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है ना। रीजन बीइंग कि देखिए, इस सिंगल विंडो सिस्टम के ऑपरेशनल होने में अगर अलग अलग मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होंगी, एक होलिस्टिक यहाँ पे डेवलपमेंटल और कोऑर्डिनेशन प्लान होगा स्टेट्स के साथ। अभी के लिए देखा जाए तो नीति आयोग और नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, यही दो बॉडीज और ज्यादातर केसेस में नीति आयोग का ही नाम आता है स्टेट्स के साथ जब भी इंगेजमेंट की बात आती है। लेकिन स्टेट्स के साथ इंगेजमेंट के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स को खोलना होगा और इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना इट इज वन ऑफ दैट स्फीयर। ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही है, ठीक है भाई। अगले आर्टिकल चलते हैं। एग्रीइंग टू डिसएग्री, यहाँ पे क्या बात की जा रही है? द यूएस चाइना विल हैव टू बी इवन हैंडेड ओवर देयर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ट्रेड रीजनल टेंशंस। अभी रिसेंटली एक वर्चुअल समिट हुई है जो बाइडेन के बीच में और शी जिनपिंग के बीच में, और ओवरऑल इस वर्चुअल समिट में एक बात क्लियर हो गई कि अभी भी यूएस और चाइना के बीच में बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी भी ओवरऑल ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं कर पा रही हैं, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रही हैं। अगर बात की जाए तो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा था यहाँ पे ताइवान और साउथ चाइना सी। चाइना चाहता है कि यूएसए ताइवान के मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरवीन ना करे। यूएस कहीं ना कहीं प्रो ताइवान होता नजर आ रहा है। हालांकि मिस्टर जो बाइडेन के आने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की जो बिल्कुल ही क्लियर एंटी चाइना टैक्टिक्स थी उसमें थोड़ा सा लगाम लगी है। मिस्टर शी जिनपिंग बहुत लंबे समय से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक, और बाइडेन और शी जिनपिंग की कोई भी फिजिकल मीट अब तक तो यहाँ पे देखिए हुई नहीं है। अब ओवरऑल मार्च 2021 में अलास्का में एंकोरेज नाम की जगह पे सीनियर ऑफिशियल्स मिले थे चाइना के और यूएस के। वहां पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एंटोनी ब्लिंकन, इन्होंने एक डायलॉग बोल दिया। इन्होंने बोल दिया कि अगर पूरी दुनिया में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं होगा तो एक वायलेंट वर्ल्ड होगा। मतलब यहाँ पे अमेरिका चाइना के ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि तुम लोग रूल बेस्ड पे नहीं चलते हो, इंटरनेशनल ऑर्डर में अपनी बादशाहत लाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम लोग की वजह से केओस हो रहा है। चाइना ने बोला कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम लोग जिंजियांग के मैटर्स को उठाते हो, हांगकांग के मैटर्स को उठाते हो, ताइवान के मैटर्स को उठाते हो, ये हमारे इंटरनल मैटर्स हैं, इसमें इंटरवीन ना करो। तो कुल मिला के चाइना और यूएस के बीच में हालात काफी खराब है। उस अलास्का की मीटिंग के बाद ओवरऑल चाइना के जो मीडिया हाउसेस थे उन्होंने बोल दिया कि हमारे लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। जो बाइडेन ने बोल दिया है कि वो ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करते, हालांकि ऐसा कुछ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट गया नहीं था। कुल मिला के मिस्टर शी जिनपिंग अपनी लोकल जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरऑल चाइना बहुत ग्रेट है, चाइना पूरी दुनिया के सामने जीत रहा है। ऑलरेडी शी जिनपिंग के 2 टेन्योर्स पूरे हो चुके हैं, 10 साल का एक टेन्योर होता है, तो अब कायदे से शी जिनपिंग को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी। वो अपनी कुर्सी छोड़ने के मूड में है नहीं। सीपीसी 20th कांग्रेस अगले साल है 2022 में, और ओवरऑल वहां पे शी जिनपिंग कंटिन्यू करेंगे, किस प्रकार से कंटिन्यू करेंगे, सब तरीके की बात की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पे यूएस चाइना के बीच में आ रहा है वो है ट्रेड। डोनाल्ड ट्रंप के समय पे एक बड़ी खतरनाक ट्रेड वॉर चली थी यूएस और चाइना के बीच में। अभी के लिए जो बाइडेन की सरकार ने चाइना के साथ एक ट्रेड डील टाइप की साइन की, जिसको आप बोल सकते हो फेज 1 ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें बोला गया कि चाइना यूएस से $380 बिलियन के अमेरिकन गुड्स खरीदेगा। हालांकि चाइना ने खरीदे नहीं। बहुत सारे बोइंग एयरक्राफ्ट खरीदने थे चाइना को यूएस से, वो इसलिए नहीं खरीदे गए क्योंकि एविएशन मार्केट उतना बॉयंट नहीं है। अभी के लिए एविएशन स्लो डाउन है, लोग ज्यादा ट्रेवल कर नहीं रहे हैं। ओके, कुल मिला के अभी के लिए जो यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्सेसिवली इंपोर्ट ड्यूटीज लगी हुई हैं, शायद उन ड्यूटीज को एक्सेम्पशंस दे दिया जाए आगे आने वाले समय में। तो कुल मिला के वॉशिंगटन और चाइना के बीच के रिश्ते कैसे होंगे, तो लग तो रहा है यहाँ पे जो बाइडेन की टैक्टिक्स से कि हाँ भाई रिश्ते थोड़े बहुत सुधर सकते हैं। किस हद तक सुधरेंगे, कितनी जल्दी सुधरेंगे, वो देखने वाली बात है। चाइना यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा है कि ताइवानीज इंडिपेंडेंस के ऊपर यूएस को कुछ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है। ओवरऑल बैठ के बातचीत करो, ताइवान के साथ किसी भी प्रकार की आर्म्स डील यूएस से ना करे। इन सब चीजों के ऊपर अनइक्वली चाइना ने वार्निंग इशू की है यूएस को कि फायर के साथ प्ले मत करो। तो ट्रेड, रीजनल टेंशंस, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीजों को लेके चलते हुए देखा जाए तो अभी भी यूएस चाइना के बीच में इश्यूज हैं, बट वो इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ जो बाइडेन।
बट अगर वो जो बाइडेन की लीडरशिप में सॉर्ट आउट होंगे तो ताइवान को कहीं ना कहीं फिर से यूएस को इग्नोर करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चाइना के अगेंस्ट जो स्ट्रैटेजिक जंग है उसमें यूएस को एक लगाम लगानी पड़ेगी, और इतना आसान ये होगा नहीं, क्योंकि जी जिनपिंग की जो टैक्टिक्स हैं वो बहुत हद तक एक डिक्टेटर की जैसी टैक्टिक्स हैं, और कहीं ना कहीं एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक वॉर चल रहा है जिसमें एक पोल पे यूएस बैठा है और दूसरे पोल पे लीडर की तरह चाइना बैठा है। तो अगर चाइना के साथ किसी भी प्रकार से यूएस यहाँ पे मांडवली करता है तो यूएस ये जो आइडियोलॉजिकल और स्ट्रैटेजिक बैटल लड़ रहा है ना चाइना के अगेंस्ट, वो हार जाएगा। तो कितनी जल्दी ये जो पेंडिंग ट्रेड इश्यूज हैं, ये पेंडिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं यूएस चाइना के बीच में, ये सॉर्ट आउट होते हैं, इसको देखने में समय लगेगा। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ पे जो बाइडेन बहुत ज्यादा प्रो चाइना होते हैं तो हो सकता है अगले इलेक्शंस वो हार जाए। बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे मैटर करते हैं। लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल प्ले आउट। अभी के लिए दोनों कंट्रीज के बीच में रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, ट्रेड रिलेशंस में काफी प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि ट्रेड के फील्ड में थोड़े कंसेशंस जो बाइडेन दे दे चाइना को फॉर यूएस इकोनॉमी। जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स में ऑब्वियस सी बात है हमेशा ही यूएस चाइना को पुश बैक करेगा। ठीक है, चाइना की पॉलिसी दो तरफा है, एक कह सकते हैं ना कि सांप टाइप की पॉलिसी है। क्योंकि यूएसए बहुत स्ट्रांग है तो चाइना यूएसए को स्टेटमेंट इशू करता है कि भाई देखिए, स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स के ऊपर चीजों को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अगर ट्रेड को प्रॉपर तरीके से चालू रखना है। मतलब चाइना यहाँ पे यूएस को ये बोल रहा है कि हांगकांग के मुद्दे को लेके, ताइवान के मुद्दे को लेके ज्यादा मुंह मत खोलो तो हमारे ट्रेड रिलेशंस बिल्कुल बेटर हो जाएंगे। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यही चाइना इंडिया को क्या बोलता है कि हम तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इनग्रेस करेंगे, वो तो हम कर ही रहे हैं, तुम हमारे साथ ट्रेड क्यों नहीं करते रहते हो। मतलब कि चाइना इंडिया से बोलता है कि ठीक है भाई, ट्रेड इकोनॉमी रिश्ते अच्छे चलने दो, बॉर्डर पे तो हम तुम्हारे घुस ही रहे हैं। तो मतलब दो प्रकार की पॉलिसीज है यहाँ पे चाइना जैसी कंट्रीज की, और बहुत हद तक इंडिया का रिस्पांस फ्यूचर में कैसा होने वाला है ये जो बाइडेन के रिस्पांस पे डिपेंड करेगा। तो एक छोटा सा एनालिसिस था, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने एडिटोरियल के डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर बताएं। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।